नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोर बेल की आवाज़ सुनकर टिंकू दरवाज़ा खोलने आया। टिंकू दरवाजे की होल से आंख सटा कर देखा और देखते ही चौंक गया, क्योंकि दरवाजे पर उसकी दादी और एक औरत खड़ी थी। वह देखते ही चिल्लाया, चाची चाची, देखो कौन आया है। बेटा, तू क्यों चिल्ला रहा है? चाची, आपकी आफत आ गई है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? चाची, आप ही तो दादी को आफत कहती हैं। दादी के साथ एक और बूढ़ी औरत आई है। एक और औरत? चाची, दरवाज़ा खोल दो। क्या? नहीं नहीं, लाइट बंद कर दो ताकि दादी को लगे घर में कोई नहीं है और चुपचाप यहाँ से सरक जाए। अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, गांव से इतना जल्दी क्यों लौट आई? उनका वहाँ मन नहीं लगा क्या? टिंकू ने ऐसा ही किया जैसे कि संजना ने कहा। दरवाज़ा बंद करके सब शांत हो गए। बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो बाहर खड़ी हुई संजना जी ने दरवाजे की होल से देखा तो घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो सोचने लगी, पता नहीं सब कहाँ गए। दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। अगर सब बाहर गए होते तो दरवाज़ा बाहर से लॉक रहता। तभी अंदर से मनोज आया और कहने लगा, अरे संजना, तुमने हॉल में अंधेरा क्यों कर रखा है? संजना बोली, सुनिए जी, माँ जी आई हैं और साथ में एक और औरत है। एक और औरत? कौन है? ज़रूर दादी होगी। दादी को क्यों ले आई? वह तो गांव में चाची जी के पास थी। मनोज की पत्नी संजना बोली, बुढ़िया सठिया गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं और साथ में शमशान में भी पैर फैलाए बैठी, अपनी सास को भी यहीं ले आई। डोरबेल अभी भी बज रही थी। आवाज़ सुनकर अंदर से बड़ा बेटा राजीव भी आ गया। बोला, डोरबेल बज रही है, तुम लोग सब यहीं हॉल में हो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? सुनाई नहीं देता क्या? छोटा भाई मनोज बोला, भैया, माँ गांव से लौट आई हैं, साथ में दादी भी है, अब तो उनके लिए 2 कमरा खाली करने पड़ेंगे। राजीव बोला, दोनों एक कमरे में रह लेंगे, तेरे पास तो स्टोर रूम है, वह दे देना। मनोज बोला, स्टोर रूम बहुत छोटा है, ऊपर से कोई खिड़की नहीं है, 2 खटिया वहाँ पर नहीं बिछ पाएगी। माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप ही वह कमरा उन्हें लौटा दो। माँ के मरने के बाद उसे वापस ले लेना। डोरबेल अभी भी बजती जा रही थी। राजीव बोला, तू क्या चाहता है? दोनों का खर्चा मैं अकेले उठाऊं? बहुत चालाक है। राजीव की पत्नी भी वहाँ आ गई। बोली, कब से डोरबेल बज रही है, कौन है बाहर? कोई भिखारी है क्या? आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? राजीव अपनी पत्नी से बोला, जा गेट खोल दो, बाहर तुम्हारे सास और दादी सास खड़ी हैं। नाना, मैं नहीं जाऊंगी, अभी तो माँ जी को गए 1 हफ्ता हुआ, फट से चली आई, वहाँ मन नहीं लगा क्या? क्यों झोला उठाए वापस चली आई? उनके कमरे में तो मेरी सहेलियाँ बैठी है, पता नहीं क्या सूझा। पूजा पूरा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है देवरानी संजना के मम्मी पापा आए हैं। अंदर आते ही संजना की माँ बोली, इतना देर क्यों कर दी दरवाजे खोलने में? एक तो बुलाती हो फिर दरवाज़ा नहीं खोलती हो। संजना अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। माँ, यहाँ पर टिंकू ने बोला कि दादी आई हैं। संजना की माँ ने कहा, फ़ोन आया था, तेरी तबीयत खराब है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं तुरंत घबराए घबराए चली आई और तूने गेट पर खड़ा करके मेरा साथ भी भुला दिया। अब जा 1 गिलास पानी ला। पर माँ, मैं तो कोई फ़ोन नहीं किया था और मेरी तबीयत भी ठीक है। सभी अंजना जी और उसकी सास कमला जी लाठी का सहारा लेते हुए अंदर आती हुई कहती है, हमने समधन जी को फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि तुम लोग दरवाज़ा तो खोल नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया ताकि दरवाज़ा खुल जाए। अंजना जी बोली, गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दिया? हम पड़ोसियों के घर चाय पीने गए थे, वहीं से फ़ोन लगाया। बड़ी बहू बोली, खाना खाने के बाद आँख लग गई थी। अंजना जी देखती है दोनों बेटे बहू सब हॉल में बैठे हैं, छोटी बहू उनके पास खड़ी है। अंजना जी को माजरा कुछ समझ नहीं आया। पहले उन्होंने अपनी सास कमला जी को लेकर अपने कमरे में गई तो देखा बड़ी बहू पूजा की सहेलियाँ वहाँ पर बैठकर सब पार्टी कर रही थीं, गप सप लड़ा रही थीं।
अच्छे अच्छे पकवान खा रही थी। उनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। यह सब देखकर घबरा गई। फिर अपनी सास कमला जी को दूसरे कमरे में बिठाया और अपनी बड़ी बहू के पास गई। यह सब क्या है? मेरे कमरे में तुम्हारी सहेलियां क्या कर रही है? बड़ी बहू बोली, आप दादी जी को भी यहाँ ले आएं, घर में कमरे की कमी है। अंजना जी बोली, घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो, दूसरे कमरे में छोटी बहू, एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रह रहे हैं, एक गेस्ट रूम है, बाकी 2 कमरे तो खाली है ना। वैसे भी मैं माँ जी को अपने कमरे में ही रखेंगे, इसलिए कमरा तो फिर भी शेष रह गया। राजीव बोला, वह क्या बात है ना माँ, हमने घर का बंटवारा कर लिया। तुम्हारे बाप को गुजरे अभी 1 महीने भी नहीं हुए, तुमने घर का बंटवारा कर लिया। बड़ी बहू, क्या संस्कार लेकर आई हो, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही हो। तुम्हारे ससुर को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और यह सब शुरू हो गया। मेरे रहते हुए घर कैसे बांटे तुमने? आदमी तो हम उतने ही हैं, कमरा कम कैसे पड़ गया? छोटा बेटा बोला, दोनों के हिस्सों में 3-3 कमरे आए हैं माँ, एक हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चे और एक मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। अंजना जी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम एक ही रख लो, 2 गेस्ट रूम की क्या ज़रूरत है? राजीव बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो, वहाँ ज़मीन पर गद्दे बिछा देंगे। अब देखो ना, उसकी माँ भी आ गई हैं, उधर पूजा की सहेलियाँ भी है। एक काम करो, आप स्टोर रूम में रह लो। बेटा, दादी तो गांव की है, उनको खुले में रहने की आदत है और स्टोर रूम बहुत छोटा है, उसमें खिड़की भी नहीं है, घुटन हो जाएगी, तो मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। बहू अपनी सहेलियाँ से बोली, पार्टी ख़त्म हो गई है तो यहाँ से चलते बनो। माँ जी ने अभी 1 घंटे पहले ही तो वह घर में आई है, अभी मैं उन्हें जाने के लिए कैसे कर सकती हूँ? दरअसल अंजना जी के पति यानी कमला जी का बड़ा बेटा परलोक सुधार गए थे। बेटे की अचानक मौत से कमला जी सदमे में चली गई थी और बीमार रहने लगी थी। अंजना जी अपनी सास को माँ की तरह मानती थी, उनका बहुत सम्मान करती थी, इसीलिए सासू माँ की देखभाल के लिए वह कुछ दिनों के लिए गांव चली गई थी ताकि सास की सेवा कर उन्हें ठीक कर सके। पूरे 20 दिन बाद वापस आई तो वह सास को भी ले आई। बेचारी बहुत रो रही थी, अकेली हो जाएगी रो रो कर सूख का कांटा हो गई थी। अंजना जी को अपनी देवरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वह कमला जी का सही ढंग से देखभाल कर लेंगे। कुछ दिनों में देवरानी भी अपने बेटे बहू के घर शहर में रहने के लिए हमेशा के लिए जाने वाली थी, मगर आज अपने घर का वातावरण देखकर घबरा गई। आज पहली बार उन्हें अपने बेटे पराई से लग रहे थे। अंजना जी स्टोर रूम वाले कमरे में बैठी थी कि स्टोर रूम के दीवार पर टंगी उनके अपने पति की फ़ोटो को देखा तो रो पड़ी। कहने लगी, इतना बड़ा घर दिया, फिर भी बेटा ने आपकी तस्वीर को स्टोर रूम में टांग दिया। बच्चों ने मेरे कमरे को छीन लिया। वह फ़ोटो के सामने खड़ी होकर वह जुदाई आवाज़ में बोल रही थी, आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पराए घर में आ गई हूँ। जब आपकी फ़ोटो के लिए एक ही जगह नहीं है तो मेरे लिए क्या जगह होगी? आपके मरते ही बेटे बहू का रवैया बिल्कुल बदल गया। अंजना जी ने स्टोर रूम में गद्दा बिछाया, अपनी सास को वहीं पर लेटा दिया। सुबह का आए आए रात हो गई। दोनों बहू ने सास और दादी सास को खाने को क्या पूछती, जब पानी तक नहीं पूछा। अंजना जी खाने का इंतज़ार करती रही, मगर 9 बज गए, खाना नहीं आया। उनकी सास भूख से छटपटा रही थी। अपनी सास की हालत वह देख नहीं पाई, उठकर खुद रसोई में गई तो देखा दोनों बहू ने रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया है, 2 गेट निकाल दिए हैं। अंजना जी बोली, बहू सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों बहुएं चुप थी, एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। बड़ी सोच रही थी कि छोटी देगी और छोटी सोच रही थी कि बड़ी देगी। एक से बढ़कर एक खाना बनाने में बहुएं बिजी है, जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो। बड़ी बहू अपनी सहेलियों के लिए सेवइयाँ पिज़्ज़ा बना रही थी और छोटी बहू पनीर पुलाव पकौड़ी बना रही थी, जैसे लग रहा था कोई मास्टर शेफ में कंपटीशन हो गई हो। यह देखकर अंजना जी खुश हो जाती है और कहती हैं कि तुम लोग इतना कुछ बना रही हो तो दादी सास के लिए। बहू दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया,
मुझसे भी अब बुढ़ापे में इतना काम तो नहीं हो पाता। चलो अब घर आ गई हूँ तो चैन से 2 रोटी बनाया खाने को तो मिलेगा। माँ जी, आज घर में मेहमान आए हैं तो हम उनके लिए स्पेशल बना रहे हैं। यह मत सोचो कि आपको भी दावत मिलेगी। आप खाने के बारे में ना सोचिए। 90 बरस की दादी सास को आप यह सब खाना खिलाएंगे, उन्हें हजम नहीं होगा। खटिया फिर से पकड़ लेंगे और आपको उनका सेवा करना पड़ेगा। हम तो उनको छूने वाले नहीं, आप जाकर खिचड़ी ही बना लीजिए। बहू मेरी सास तो खिचड़ी खाएगी क्योंकि उनके दांत नहीं हैं, पर वह यह सब खाना नहीं खा पाएगी। पर मैं तो खा सकती हूँ ना। छोटी बहू बोली, माँ जी, मेरा 8वां महीना चल रहा है और आप यह जान लीजिए कि कोई आपके लिए पकवान नहीं बनाया है, अपनी माँ के लिए बनाया है। बड़ी मुश्किल से हंसते हंसते अपनी माँ के लिए खाना बनाया है। बहुत भूख लगा है तो फ्रिज में ब्रेड बटर बचा है, खा लीजिए, नहीं तो आप बड़ी भाभी से बोलिए खिचड़ी बना देगी। बहू संजना बोली, माँ जी, मेरी सहेलियाँ आई है, आपको दिखाई नहीं देता। अब आप आफत लेकर आ गई हैं तो खिचड़ी आप खुद ही बना ले। आप भी उस हड्डी के ढांचे को यहाँ उठा कर लेकर आ गई हैं। अंजना जी को गुस्सा आया। बोली, बड़ी बहू, अपनी जुबान को संभाल कर बात कर। वह मेरी सास है, मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। एक बार मेरे बारे में कुछ बोलेगी तो मैं सुन लूँगी, लेकिन मेरी सास के बारे में बोलोगी तो तेरा जुबान खींच लूँगी। आने दो बेटे को, बोलती हूँ। तभी राजीव आ गया। अपना बड़ा बेटा देख रहा था। तेरी बीवी दादी के बारे में कितना नाप शनाप बक रही है, उसके लिए कटोरी खिचड़ी बनाना इनको भारी लग रहा है। माँ पूजा सही तो कह रही है और मुझे और भी काम है। सुबह सुबह तुम लोगों का झगड़ा सुनकर अपना दिन नहीं खराब करना चाहता। अब मुझे काम पर जाने दो। इतना कहकर राजीव गुस्से में चला गया। बड़ी बहू तो पति का साथ पाकर और बोलने लगी, उस बुढ़िया के बारे में बोलेगी तो क्या कर लेगी। यह आपकी रोते का ठिकाना नहीं है और आप एक और बोझ उठाकर ले आई हैं। आंखें मत दिखाओ माँ जी, अब आपका दिन गए। कहते हुए बड़ी बहू रसोई में कुंडी लगाकर अपने कमरे में जाने लगी। और माँ जी, आपको कोई शर्म लिहाज है? मेरी सहेलियाँ आई हैं, सब मेहमानों के बीच आप तमाशा कर रही हैं। चुपचाप नहीं बैठ सकती? सुनिए सासू माँ, मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ। फिर छोटी बहू ने भी वही किया। अपने रसोई में ताला लगाकर अपने कमरे में चली गई। यह सब देखकर अंजना जी के पैरों में जान ही नहीं बची। वह आंगन में बैठ गई और आंखों में आंसू उमड़ आए। अंजना जी स्टोर रूम में गई और गांव से जो टिफिन बना कर लाई थी अपने झोलों से निकाला। उसमें से रोटियां अभी बची थी और सब्जियां थी जो खराब हो गई थी, पर रोटी सही थी। फिर कुछ पैसे लेकर वह बाजार गई और दूध ले आई। फिर रोटी को चूर चूर करके अपनी सास को चम्मच से खिलाने लगी। पहला निवाला मुंह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे बहू हाथ से निकल गए। कमला जी को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उन्हें अनुभव से ही जान लिया था कि मामला खराब है। अंजना जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बेवजह शक कर रही हैं। कमला जी बोली, जब बहू बेटे 1 घंटे बाद गेट खोले तभी मैं समझ गई। अंदर से आई तो मेरे दोनों पोते ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इनका पूरा बचपन मेरी गोद में गुजरा था। अरे जब मैं अंदर आई तो उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। तभी मैं समझ गई कि बेटे अब पराए हो गए हैं। मुझे अंजना कल सुबह ही गांव ले चल, हम वहीं ठीक हैं। शहर की आबो हवा ठीक नहीं है। बच्चे जब बदल गए तो हमें भी अपना रूप बदल लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर अंजना जी रो पड़ी। सोचने लगी, पता नहीं शायद मेरे संस्कारों में कहाँ कमी हो गई, मेरी परवरिश में ही कमी हो गई। तभी मेरी परवरिश में नहीं, शहर की हवा में है। आजकल शहर के बच्चों की आज़ादी चाहिए होता है, सास की सेवा करना कोई नहीं चाहता। धीरज रख, अब अपना मन मत खराब कर। उन बच्चों के लिए इतना कहकर कमला जी अपनी बहू अंजना जी की आंखों में आंसू पोंछने लगी और प्यार से सर पर हाथ फेरा। थोड़ा अपनापन मिला तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में दबे जज्बात बाहर निकल आए। कमला जी बोली, तू मुझे 2 रोटी मत खिलाना, 1 रोटी तू भी खा ले। मैं भी तेरी सास हूँ मेरी माँ। माँ पगली, रात को जब बेटे आए दोनों ने माँ
और दादी की खोज खबर नहीं ली। अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। यह भी नहीं पूछा कि माँ ने कुछ खाया या नहीं, दादी ने कुछ खाया या नहीं, दादी की तबीयत कैसी है। बड़ी बहू आधी रात को सिनेमा देखकर सीधा अपने कमरे में चली गई और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे, जैसे रात नहीं सुबह हुई हो। माँ अपने घर में, अपने कमरे में नहीं, स्टोर रूम में सो रही है और पूरे घर में बेटे बहू ने कब्जा कर डाला है। बड़ी बहू के हिस्से में उसकी सहेलियाँ हैं और छोटी बहू के कमरे में उसकी माँ है। सुबह हुई, बड़ी बहू स्टोर रूम में आई और कहने लगी, माँ जी, ओ माँ जी, उठिए, इतना देर हो गया है, अभी तक आप सो रही हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। बहू, अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं। चाय लाई हो तो रख दो, उठ कर पी लेती हूँ। जा पहले दादी सास को उठा दे, जगह बदलने से मुझे रात को देर से नींद आई है। बड़ी बहू बोली, माँ जी, चाय वाय आप गांव में जाकर पी लीजिए, ऑटो खड़ा है, आप दोनों गांव के लिए चले जाइए। सामान तो पैक है ना, आपके बेटे गांव भेजना चाहते हैं आपको। तभी छोटी बहू संजना भी आती है और कहती है, अच्छा हुआ मेरी माँ को आपने बुला लिया। वैसे मैं भी माँ को बुलाने ही वाली थी, क्योंकि मेरा 8वां महीना चल रहा है और मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे होने वाले बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ यहाँ है, वह सब कर लेगी। आप गांव चले जाइए। आपका गांव में 4 कमरों का घर है, वहाँ आप और दादी माँ आराम से रह लेंगे। इतना सामान उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। अंजना जी सोकर उठ भी नहीं पाई थी और बहू ने अपने घर से निकलना शुरू कर दिया। शायद अंजना जी को पहले से ही आभास था। अंजना जी और उसकी सास कमला जी दोनों आंखें मलते हुए उठी। अपने बेटे से बोले, गांव तो जा रही हूँ, पर मेरा खर्चा कौन उठाएगा? माँ, तुम्हें खर्चा की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे अकाउंट में पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं, उन्हीं से गुजारा करो। बहुत कर लिया अपनी मनमानी इस घर में। आप हमेशा अपनी चलाती रहें, मगर अब आपकी बहू बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर आप यहाँ रहोगी तो रोज़ बेवजह कलह होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और हम यह नहीं होने देना चाहते। इसीलिए आप यहाँ से चली जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर कमला जी की आंखें भर आई। तुझे तो शहर की हवा लग गई है बेटा, तेरी आंखों में शर्म लिहाज कुछ भी नहीं बचेगी। अब पति की फ़ोटो को उठाया और रोती रोती अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए गांव चली गई। और बेटे भी इतने नालायक थे कि अपनी माँ को बस में भी नहीं बिठाया। पोता टिंकू कहता है, माँ, आप दादी को ऐसे घर से क्यों भगा रही हैं? यह सही नहीं है। चुप रहे, जा अपने कमरे में और खेल, बड़ों के बीच में मत पड़ा कर। पूजा बोली। जब अंजना जी गांव पहुंचती है तो देखती है कि उनके देवर वह गांव छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंजना जी के साथ कमला जी बोली, बेटा लखन, तू कहाँ जा रहा है? एक बेटे के घर से तो भगा देती गई, अब तू भी हमें छोड़कर जा रहा है? हाँ माँ, मैं अपने बच्चों के साथ शहर जा रहा हूँ, पर तू भी ध्यान रखना, अपने गांव की ज़मीन मत बेचना। देख आज अंजना की क्या हालत हो गई है। कैलाश के जाने के बाद वह भी बेघर हो गई है। अब गांव में ही उसका ठिकाना है। अंजना जी की हालत देखकर उनके देवर बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्हें शहर जाने की टिकट करवाई थी तो अंजना जी को सांत्वना देकर अपने बेटे के घर शहर चले गए, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था उनके बेटे बहुएं ऐसे नहीं हैं। कमला जी और अंजना जी दोनों गांव में ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। अंजना जी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती, समय समय पर उन्हें खाना बनाती, खिलाती, उनकी खूब सेवा करती। और उधर शहर में दोनों बेटे निश्चिंत हो गए कि चलो माँ और दादी, माँ दोनों गई, टेंशन ख़त्म, आफत हमेशा के लिए टल गया। बेटे बहू मिलकर खूब मज़े से पार्टी करते, डिस्को जाते। संजना खुशी से चहकती हुई अपनी माँ के कमरे में गई। अब तो सारी टेंशन ख़त्म हो गई। अच्छा हुआ वह बुढ़िया अपनी सास को लेकर गांव चली गई। अब मैं होने वाले बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ।
एक पालना भी लाना होगा। सुनो बिटिया, तुम्हारे ससुर जी को ख़त्म हो गए थे तो मैं तेरी गोद भराई नहीं कर पाई। अब हम गोद भराई के रस्म कर लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो माँ। और संजना, ऐसी हालत में तो शॉपिंग मत करने जा बेटा, मैं अकेले चली जाती हूँ। ठीक है माँ, मेरी फेवरेट रेड कलर का कपड़े लाना। तब तक मैं अपनी सहेलियों को इनवाइट कर लेती हूँ। छोटी बहू ने तो अपना गोद भराई का रस्म किया, पर अपनी सास को नहीं बुलाया। दुनिया के लोगों को बुलाया, निमंत्रण दिया। उसके मायके से सब लोग आए, सहेलियाँ आई, पर वह साथ जिन्होंने बड़े प्यार से उसे अपने घर की छोटी बहू बना कर लाई, उन्हें वह बुलाना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों, आजकल ऐसा ही होता है। लोग बहाने से सास ससुर को बाहर भेजकर घर में जन्मदिन और सालगिरह की पार्टियां मनाते हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। 2 दिन बाद गोद भराई की रस्म शुरू हो गई। सब मेहमान संजना के होने वाले बच्चे को बधाई देते हैं। उसकी माँ होने वाले बच्चों के लिए सोने के कड़े और चैन देती है। संजना कहती है, माँ, तूने मेरे होने वाले बच्चों के लिए चैन दिया है। अगर तुम्हारी जगह मेरी सास होती तो 100 रुपये से ही काम चला लेती, और वह बूढ़ी दादी 10 रुपये पकड़ा देती और कहती कि खूब जियो, खुश रहो, आशीर्वाद से ही काम चला लेती। अच्छा हुआ टेंशन गया, पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। गोद भराई की रस्म होने के बाद सारे मेहमान खाना खा रहे थे, तो इस समय दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी आया, उन्होंने एक लिफाफा पकड़ा। मनोज दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि हाँ जी, आपको किससे मिलना है? जी राजीव, मनोज का घर यही है। उस आदमी ने कहा, हाँ जी, मैं मनोज हूँ, आपके लिए गिफ्ट। संजना कहती है, जी गिफ्ट ज़रूर, मेरे होने वाले बच्चों के लिए किसी ने दिया होगा। हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं देखती हूँ। और मनोज लिफाफा खोलता है तो पढ़ता है और उसको पढ़कर चौंक जाता है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। संजना कहती है, क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। राजीव भी आ जाता है, क्या हुआ मनोज, तुम इतने खामोश क्यों हो? मनोज उसके हाथ से लेटर पकड़ता है। वह लेटर पढ़ता है तो वह भी चौंक जाता है। वह आदमी कहता है कि इस घर के कागजात हैं, अब मैं इस घर का मालिक हूँ। यह घर आपकी माँ ने हमें बेच दिया है। आप इसे तुरंत खाली कर दें, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। राजीव और मनोज दोनों के हाथ पैर फूल गए। इधर राजीव परेशान था कि यह क्या हो गया। अभी टेंशन गया ही था कि फिर से टेंशन आ गया। राजीव सदमे में आ गया। अभी कि अभी घर खाली करो, उस आदमी ने तेज आवाज़ में कहा। उसने बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने ज़बरदस्ती राजीव और मनोज का सामान घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सारे मेहमान वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। राजीव तो सड़क पर ही आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। संजना हाथ जोड़कर बोली, भैया, हमें कम से कम एक रात तो यहाँ रहने दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे हालत में मैं कहाँ जाऊँगी? आप कहीं भी जाइए, मुझे कुछ नहीं पता। जब आपने अपनी माँ को इस घर से निकाला था तब आपने उनके बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? मैं तो इस घर का मालिक हूँ। आप यहाँ से चली जाइए, जो आपको करना है करिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। राजीव और मनोज संजना की माँ के घर पहुँचे कि रात वहीं गुजार लेंगे, पर संजना के भाई भाभी ने भी उन्हें वहाँ रहने नहीं दिया। उसकी भाभी बोली, संजना दीदी, जब आपने अपनी सास को ही नहीं समझा तो मैं आपकी ननद हूँ, बहन को क्यों समझूं? आप प्रेग्नेंट है तो सारा बोझ मैं क्यों उठाऊं? आपका इस घर में कोई अधिकार नहीं है। संजना की माँ बोली, बहू ऐसा मत करो, कहाँ जाएगी बेचारी इस हालत में? माँ जी, आपको यहाँ रहना है कि आपको भी घर से निकाल दूँ? मजबूरी में उन्हें सड़क पर ही रात बिताना पड़ा और भाग दौड़ में संजना का पेट दर्द भी बढ़ गया। उसे खूब दर्द होने लगा, वह रोने लगी। मनोज घबराता हुआ उसे अस्पताल ले गया, पर रात को कोई इमरजेंसी में भी उसे एडमिट नहीं कर रहा था। वह पागलों की तरह हॉस्पिटल के चक्कर लगाता जा रहा था। अंततः उसे किसी एक सरकारी अस्पताल में एडमिट कर लिया गया और उसके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। मनोज का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। संजना तो सदमे में आ गई। वह भूत बनी रहती,
किसी से बात नहीं करती। शायद उसे एहसास हो रहा था कि कहीं न कहीं उसने अपने सास के साथ बहुत बुरा किया था। आज उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिल रही थी। सुबह हुई तो उन्होंने एक छोटा सा घर किराया पर लिया और वहीं पर दोनों भाई चले गए। कुछ दिन बाद राजीव अपनी माँ से बात करने के लिए गांव निकल पड़ा, मगर जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव की सारी प्रॉपर्टी माँ ने बेच दी। खरीदने वाले हर सुख वाले लोग हैं। उनकी माँ दादी के साथ कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता था। बगल में उसके चाचा रहते थे, वह भी गांव छोड़कर शहर चले गए थे अपने बेटे के पास। फिर एक पड़ोसी ने कहा, राजीव, मनोज, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वह गांव भी छोड़कर चली गई और साथ में अपनी सास को भी ले गई। मना करता रहा पर वह नहीं मानी। पड़ोसी ने चिट्ठी पकड़ाई। वह चिट्ठी उसकी माँ की थी। उसने चिट्ठी खोला तो लिखा था, आ गए बेटे, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, इसलिए मैं चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हें हमारा खबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह घर मेरे नाम था। जब तेरे पिता को पहले हार्ट अटैक पड़ा था, उन्हें आभास हो गया था कि ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने वह घर मेरे नाम कर दिया था। इसीलिए जब मैं तेरा घर छोड़कर आ रही थी तो घर की प्रॉपर्टी के कागजात अपने साथ ले आई थी, क्योंकि यह घर अब मैं तुमको नहीं दे सकती। जब मेरे बच्चों ने ही हमें पराया कर दिया तो मैं भी अपने बच्चों को आज से पराया कर दिया। यह घर बेचकर हम कहाँ जा रहे हैं यह तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब तुम अपने मन के मालिक हो, तुम्हें जैसे जीना है जियो। बहुत दिन तक मैंने अपने मन की कर ली, तो अब तुम भी अपने मन का करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी माँ की चिट्ठी पढ़कर तो राजीव कहने लगा, दादी माँ ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घर बेचने का आइडिया उन्हीं का था। मनोज हमें सड़कों पर आ गए। सारी बातें जब बहू ने सुनी तो अपने किए पर पछताने लगी, क्योंकि यह सब उनका ही किया धरा था। दोस्तों, अंजना जी और उसके सास कमला जी दूसरे शहर में जाकर एक अच्छे से वृद्धा आश्रम में शरण ले ली थी। अब अंजना जी के जीवन का मकसद वृद्ध लोगों की सेवा करना था। दोस्तों, अगर बहू चाहे तो अपने परिवार को एक सूत्र, एक प्रेम के धागों में पिरोकर हमेशा के लिए संजो कर रखे। यह सब उसके हाथों में है। आपको संजना जी का फैसला कैसा लगा? अगर सही लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।